चलिए स्क्रीन पे आ जाइए आप लोग। कोई भी कंफर्म करेगा कि हाँ स्क्रीन हम लोगों को दिखना शुरू हो गया। फिर क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लासेस यही है। मेन मकसद है कि ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते जा रहे हैं और पीछे सब कुछ छूटता जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पिछले 10-15 दिन में हम लोग जो भी सीखे हैं उसको एक बार जल्दी से फ्लैशबैक करते हैं। कंफर्म करें कि पूरा स्क्रीन हम लोग को दिख रहा है। दिख रहा है स्क्रीन? कोई भी कंफर्म करे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या सीखे। हम लोग का जो डेली प्रैक्टिस है वो दिख रहा है। लाइव प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। देखिए यहीं से शुरू किया। ये शुरुआत है हम लोगों का। हम लोग की धरती कैसे बनना शुरू हुआ। तो आरंभ में क्या हुआ कि सूरज से करोड़ों साल पहले टूटकर एक उल्का पिंड के तौर पर पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी जो कि देखने में गोल था, इसलिए इसका नाम हम लोग के स्टडी में भूगोल पड़ा। क्लियर? ये दिख रहा है भूमि गोल है और इसी का हम लोग अध्ययन शुरू किया। यहीं से शुरू किया हम लोग। फिर हम लोग देखे अपने अध्ययन को जब स्टार्ट किया तो देखे कि पृथ्वी जो है करोड़ों साल पहले टूटकर सूरज से जो बना उसका प्रारूप रूप धीरे धीरे बदलने लगा। इसी का मोटा मोटी अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी में करते हैं। और ज्योग्राफी को जानने के लिए सबसे पहले इस पृथ्वी को जानना अति आवश्यक है। ठीक है, तो यही हम लोग का अध्ययन है। अब इस अध्ययन में हम लोग देखें कि पृथ्वी के ऊपरी भाग के अध्ययन को हम लोग भूगोल कहें या भूगोल शास्त्र कहें। अंग्रेजी में क्या कहें? अंग्रेजी में इसको ज्योग्राफी कहें। क्लियर? और धरती के जो अंदर का अध्ययन हुआ, देखिए दो भाग में बट गया। ऊपर का धरती, ये जो हम लोग देख रहे हैं, और एक धरती है जो नीचे है, उसको हम लोग भूगर्भ शास्त्र कह दिए। क्या कह दिए? इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी। तो जानते हैं साइंस के वाले लोग सब्जेक्ट में अपना एक सब्जेक्ट रखते हैं जियोलॉजी, और हम लोग आर्ट्स में ये ज्योग्राफी को आर्ट्स के तौर पर जाना गया। हालांकि बहुत सारे राज्यों में ना भूगोल को साइंस का दर्जा दिया गया है। आप जब इसमें एमए कर लेते हैं तो अपने आप को एमएससी इन ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं। सूरज था जो करोड़ों साल पहले
पृथ्वी पे ना उल्का के रूप में टूटकर और वो एक गोल रूप ले लिया। इसी का अध्ययन हम लोग इसमें करना शुरू किया। पृथ्वी के ऊपरी भाग जो दिखाई दे रहा है, पहाड़, नाला, सड़क, हम लोग जो बसते हैं इंसान के तौर पर, जंगल, वो सारा चीज जो दिखाई दे उसको हम लोग भूगोल में रखते हैं। और जो धरती के अंदर है उसके अध्ययन को भूगर्भ शास्त्र का है। अभी हम लोग अपने अध्ययन में सबसे पहले सिर्फ ऊपर के भागों को देख रहे हैं। अभी तक हम लोग अंदर नहीं गए हैं अपने स्टडी में। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे समझे कि दिन और रात हो रहा है कहाँ? पृथ्वी में, हर 24 घंटे और 52 मिनट के बाद। थोड़ा पेन ले आते हैं, पेन बाबा आइए। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ। पृथ्वी में निर्माण तो शुरू हो गया और ये सूरज का, देखिए सूरज बीच में दिख रहा है, इसका चक्कर ये पृथ्वी हम लोग का धीरे धीरे करने लगा। ठीक है, कहां पर? अपने अक्ष पर। देख रहे हैं ये जो नीचे है ना, ये पृथ्वी को ऐसे काट रहा है। एक ही पृथ्वी है, उसको अलग अलग पोजीशन में इस पिक्चर में दिखाने का प्रयास करें। कहते हैं कि सूरज पूरब में निकला और पश्चिम में डूब गया। तो बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा कि ये सूरज चल रहा है, लेकिन चल कौन रहा है? ये हमारा धरती, सूरज नहीं चल रहा है। सूरज एक जगह पे स्थिर है। क्लियर? यहां तक हम लोग समझे थे। अब दिन और रात क्यों है? तो देखिए ये ये देख रहे हैं, ये एक पृथ्वी जो इस जगह पे है अभी, ऐसे गोल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर। इस क्रम में 24 घंटा और 52 मिनट में ये एक चक्कर पूरा कर रहा है। ऐसे, किसका? इस सूरज का। जब सूरज धरती के एक सीध में होता है इस तरीके से, तो पृथ्वी के आधे भाग पर रात होता है और आधे भाग पर दिन होता है। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। इतना तो बच्चा बच्चा भी जानता है और आप लोग भी जान गए, समझ गए कि दिन और रात क्यों हो रहा है। जब देखिए ये धरती पूरब से पश्चिम ना घूमकर पश्चिम से पूरब घूम रहा है, और सूरज लगता है कि घूम रहा है, पर सूरज घूम नहीं रहा है। तो जब सूरज का रोशनी पृथ्वी के आधे भाग में पड़ता है तो आधा भाग में रात होता है और आधा भाग में दिन होता है। यही गोल घूमता है 24 घंटा 52 मिनट में। तो 12 घंटा का क्या होता है? 12 आवर्स का रात होता है और 12 घंटा का दिन होता है। यहां तक क्लियर कि दिन और रात क्यों हो रहा है? पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमने के चलते क्या हो रहा है? दिन और रात हो रहा है। अब भाई हम लोग आगे पढ़े कि ऋतु परिवर्तन भी हो रहा है, वो कैसे हो? तो देखिए ऋतु परिवर्तन कैसे हो?
ये हो रहा है, अब देखिए पृथ्वी अंडाकार पथ में घूमते हुए सूर्य का एक पूरा चक्कर कितने दिनों में? 365 दिनों पूरा कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, इस तरीके से। देखिए एक ब्लैक लकीर बना। कभी धरती यहां था, कभी धरती यहां था, कभी यहां था, यहां था, इतना फिगर में दिखाया गया है। और ये धरती घूमते 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 हर जगह पे रह रहा है। समझ में आ रहा है? और ये पूरा अंडाकार गोल गोल घूमते हुए पूरा कितना, 365 दिन में इस पूरे सूरज का चक्कर लगा। इससे क्या हो रहा है, धरती पर, हमारे पूरे अर्थ पर ऋतु का परिवर्तन हो। अब आप पूछिएगा कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए ये एक लकीर देखिए, ये दिखा? फिर से देखिएगा, सूरज से अनुमान लगाइए तो पृथ्वी अभी दूर है, लग रहा है ना? फिर दूसरे पोजीशन पे देखिए, ये देखिए सूरज और अर्थ थोड़ा नजदीक हो गया। कैसे हुआ? तो अंडाकार चूंकि पथ पे घूम रहा है, तो कभी पृथ्वी सूरज से बहुत दूर हो जा रहा है, तो जाड़ा का ऋतु आ जाता है। नजदीक हो जा रहा है तो गर्मी का ऋतु आ जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सूरज के दूर और नजदीक से गर्मी और जाड़ा का संबंध नहीं है, लेकिन हम लोग अभी समझने के लिए बस समझ लेते हैं कि में भी ऐसा होता हो। पर ये दिमाग में रखिएगा कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन होता है। समझने के लिए समझ गए कि जब धरती सूरज से अंडाकार पथ के, देखिए जब बहुत दूर है तो ऋतु कुछ और होगा, नजदीक तो कुछ और होगा। क्लियर? तो दो चीज समझ में आया कि दिन और रात होता है, हर 12 घंटा में दिन और हर 12 घंटा में रात, चूंकि अपने अक्ष पर ऐसे घूम रहे। और पूरा धरती अंडाकार पथ में घूमते घूमते 365 दिन में धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगा रहा है। इस बीच में ऋतु का परिवर्तन हो। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए आगे बढ़े, हम लोग पढ़ाई में आगे बढ़े, क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये समझना भी बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग को समझा रहे हैं। अब देखिए सूरज बीच में दिख रहा है और अंडाकार पथ में पृथ्वी घूम रहा है, घूम रहा है, दिख रहा है ना? कभी सूरज पृथ्वी से नजदीक है, कभी दूर है, फिर कभी नजदीक है, फिर बहुत दूर हो गया, फिर बहुत दूर है, फिर नजदीक है। ऐसे करते करते 365 दिन में ये पूरे धरती का परिक्रमा करता है, जिसको कि हम लोग एक साल मान। अब यहाँ पे दिख रहा है कि 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर लिखा हुआ है। इसके बारे में डिटेल से क्लासेस आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस यहाँ इतना समझ लिए कि कभी धरती पोजीशन बदलते बदलते धरती के बीचों बीच पड़ रहा है सूरज। तो सूरज कभी एकदम ठीक यहाँ बीच में है और ठीक सूरज यहाँ एक बीच में है। देख रहे हैं? हम लोग पढ़ने के क्रम में आगे देखेंगे कि पूरे पृथ्वी को एक मध्य रेखा, जिसको कि भूमध्य रेखा कहते हैं, जो कल बताए थे ना, जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, जो विषुवत रेखा भी कहलाता है, पृथ्वी को
दो बराबर भागों में बांटा है। और सूरज का पोजीशन देखिए, चूंकि कभी सूरज एक जगह है, धरती घूम रहा है, तो सूरज कभी 21 दिसंबर को इस विषुवत रेखा पर सीधा पड़ा और कभी 21 जून को इस विषुवत रेखा पर सीधा पड़ रहा है। अभी बस आज क्लास में इतना ही दिमाग में रखिए कि कुछ अलग अलग तारीख में वहीं उत्तरी ध्रुव पे, मतलब जो उत्तरार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, कल ये भी समझाए थे, अभी भी समझाएंगे कि उत्तरी गोलार्ध कौन है और दक्षिणी गोलार्ध कौन है। तो वहां यह तिथि को याद रखिए कि एक कभी 21 मार्च को और कभी 23 सितंबर सूरज धरती पर सीधा चमकता है। इसको आगे हम लोग फिर डिटेल समझेंगे। अभी फिलहाल समझने के लिए इतना समझ लिए कि ऋतु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अंडाकार पथ पे सूरज का निरंतर चक्कर लगा रहा है। अब फिर पृथ्वी के स्टडी में हम लोग बढ़े, देखिए कि दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, सूरज और चांद, इसको बहुत ज्यादा वायुमंडल के तौर पर, क्लाइमेटिक तौर पर जब पृथ्वी बना, अभी सोचिए कि तेजी से देखिए, इसको देखते हैं। पृथ्वी शुरू हुआ, हम लोग ऊपर का अध्ययन कर रहे हैं, दिन और रात को समझ गए, ऋतु को समझ गए, कैसे कैसे घूम रहा है पृथ्वी और कैसे घूम रहा है पूरा 365 दिन में, इस तरीके से। अभी पुराने समय में ही धरती कैसे कैसे बढ़ रहा था, जन्म से लेकर ऊपर की ओर जहां आज पहुंचा है। तो हम लोग अभी थोड़ा दूर का ही रास्ता तय किया। तो जब धरती बनना शुरू हुआ, तो ये सूरज और ये चांद का बहुत प्रभाव हमारे इस धरती पर पड़ने लगा। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी और उसके चारों ओर विभिन्न गैसों का घेराव होता है, जिससे पूरी धरती पर कई भौतिक, रासायनिक माने फिजिकल, रासायनिक माने केमिकल एवं प्राकृतिक बदलाव होते गए। और यह विषय, यही अपना प्यारा भूगोल, बहुत रोचक होता गया। क्लियर? अब देखिए, ये धरती जब बना, इन्हीं सूरज और चांद के प्रभाव, इस सूरज के प्रभाव से और इस चांद के प्रभाव से क्या हुआ, ये धरती पर जो आग का गोला था, दो चीज का जन्म हुआ, जलमंडल का और स्थल मंडल का। यहां तक पढ़े हम लोग, धीरे धीरे याद आ रहा है। इस धरती का इसी सूर्य और चांद, सूर्य क्या दिया, ताप दिया, गुरुत्वाकर्षण बल दिया, खिंचाव कर रहा है। ये चांद भी क्या कर रहा है, धरती को रोशनी दे रहा है, खिंचाव दे रहा है। समझिए कि अभी धरती पर कुछ नहीं बना है, अभी हम लोग उस युग में हैं जब धरती का निर्माण शुरू हुआ था। क्लियर? अब एक आवरण पूरे स्थल और जल मंडल को घेर ले, जिसको कि आगे के पढ़ाई में हम लोग क्या नाम दिए, वायु मंडल। क्या नाम दिए, वायुमंडल। देखिए, यहां तक समझ में आया। पृथ्वी दो रूप को ले रहा है, जलमंडल और स्थल मंडल, और इसको गैस का एक बवंडर या आडंबर हम लोग को चारों तरफ से घेर लिया है। हम लोग मीन्स की धरती। और इस धरती पर कौन कौन गैस है, तो देखिए, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर दूसरा पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम। हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि धरती पर सबसे ज्यादा कौन सा गैस है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तब कार्बन डाइऑक्साइड, तब नियोन, तब हीलियम। पढ़ेंगे, फिर आगे फिर से रिवीजन करेंगे तो याद होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल भी बन गया, पृथ्वी को दो भाग में हम लोग बांट भी लिए।
देख रहे हैं 70% क्या है, जलमंडल है, और 30% क्या है, स्थल मंडल है। क्लियर यहां तक? अब इस युग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये भी पढ़े, जो स्थल मंडल हुआ उसको हम लोग क्या नाम दिए, पेंजिया। और जो जल मंडल हुआ उसको हम लोग पैंथलासा कहें। क्लियर? तो बहुत बार हम बता चुके हैं कि जल भाग को, जो कि 70% है, उसको हम लोग क्या कहें, पैंथलासा। और स्थल मंडल को पैंजिया। जब हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन पढ़े तो ये हम लोग पढ़े ना कि धरती शुरू में ठंडा होना शुरू हुआ तो पूरी आकृति स्थल और जल में बट गया। स्थल कुछ इस तरीके से और जल इस तरीके से। फिर हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग देखें कि धरती आरंभ में 225 मिलियन पहले ऐसा रूप लिया, फिर 150 मिलियन ईयर्स बाद देखिए थोड़ा थोड़ा ये स्थल खंड एक दूसरे से दूर होने लगा। क्लियर? फिर और आगे बढ़े तो देखिए 100 मिलियन वर्ष पर है, कुछ कुछ जो आज धरती जैसा दिख रहा है, इधर साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, कुछ ऐसा रूप लिया। फिर आगे बढ़े तो क्या हुआ, अर्थ टुडे, मतलब आज हम लोग का धरती इस रूप में दिख रहा है। दिख रहा है मोटा मोटी? यहां तक हम लोग तो पढ़ के समझ लिए थे। आज देखिए, जब पृथ्वी का आबंडर पूरा बनते 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 इस रूप में आ गया तो आज मोटा मोटी इस रूप में है, दिख रहा है। अगर ऊपर आसमान में उपग्रह से इस धरती का फोटो भी लिया जा रहा है ना, तो स्थल खंड का रूप कुछ ऐसे ही दिख रहा है। और ये पूरा 70% भाग, नीला भाग क्या है, महासागर। फिर आगे बढ़े हम लोग पिछले क्लासेस में, देखिए यही हम लोग क्या पाए कि धरती रूप बदलते हुए 7 बड़े स्थल खंड में बन गया, जिसको हम लोग क्या नाम दिए, 7 कॉन्टिनेंट्स, यानी कि 7 महाद्वीप। अब ये भी पढ़े कि सबसे छोटा कौन है। देखिए सबसे छोटा से शुरू करते हैं, कौन है, ऑस्ट्रेलिया। फिर दूसरा हम लोग पढ़े सबसे बड़ा, अपना प्यारा भारत जहां है, एशिया। दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा स्थलखंड या महाद्वीप क्या बना, नॉर्थ अमेरिका। चौथा साउथ अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका। छठा यूरोप। और सातवां तो हम लोग देख ही लिए कि सातवां सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। अब इस रूप के बाद कुछ हम लोग और पढ़े, कुछ ट्रिक आजमाने लगे। अब हम लोग पढ़े 7 कॉन्टिनेंट वाइज, इसको कि अभी आप लोग को हम दिखा देते हैं ऐसे करके। क्या है, 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़े, यानी कि 7 महाद्वीप, जो पिछले पन्ना पढ़ देखे। अब देखिए हम लोग पढ़ने के क्रम में देखें कि इसको क्षेत्रफल के हिसाब से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा और जनसंख्या के आधार पर। अब क्या हुआ, इस धरती पर देखिए ऐसे जनसंख्या या मानव बढ़ने लगा। तो मानव को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, चूंकि हम लोग मानव हैं। अब देखिए यहां समझने वाली बात है कि एरिया वाइज इसका डिवीजन कुछ अलग हुआ, है ना, एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज। हम क्या ट्रिक निकाले थे, जब क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, तो भाई इसको रटने का सबसे बेहतरीन तरीका
आना सैया। सुनने में बड़ा फनी लगा, लेकिन हम लोग क्या इसको समझ लिए, गलत बात पे नहीं लिखे हैं। AANASAAEA, इसको अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो आ ना मतलब आना, सैया माने साथी दोस्ती जो बोले। फिर पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग एक देखे कि इसका आकृति अलग अलग है, तो इसका ट्रिक हम लोग पढ़े आ इंसा आ। इंसा माने इंसान। चलिए इसको अगले में देखेंगे तो और भी समझ में आएगा। अब क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम हम लोग क्या पाए, ये ट्रिक आना इंसा। ठीक है, अब इसको हम लोग बैठाते गए। कैसे? ए से एशिया, फिर दूसरा ए से अफ्रीका, एन ए से नॉर्थ अमेरिका, साउथ ए से साउथ अमेरिका, ई से यूरोप, ए से अंटार्कटिका, और लास्ट ए से ऑस्ट्रेलिया। ट्रिक काम आया ना, आना सैया। अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से याद रखें तो ये ट्रिक 100% सही हो गया। अगर इसको कितना भी याद कीजिएगा, रटते रहिएगा, दो एक का दो, दो दूनी चार, दो तीन, इस तरीके से, तो ये तो रटाएगा नहीं। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर इसको पूछ दिया क्वेश्चन, तो सबसे पहले बैठा लीजिएगा दिमाग में, आना सैया, इस टाइप से बैठा लेंगे। इसको लिख भी लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। अब हम लोग क्या सीखे थे, देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग ट्रिक को ये ट्रिक था, आ इंसा आ। इसको ही अगले हम लोग अगर बैठाते हैं जनसंख्या के अनुसार, इसको लिख भी सकते हैं आप लोग, आना आना नहीं सॉरी, आ इंसा, आ इंसा वही महाद्वीप है। देखिए है, ये 7 महाद्वीप है। इसको 2 भाग में बांट दिया गया। क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं कि कुछ अलग है, और जनसंख्या के हिसाब से कुछ अलग है। तो ये सातों में हम लोग आगे बढ़े, एक ट्रिक आजमाए, एक एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, एक पॉपुलेशन के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हम लोग पढ़ लिए। हम लोग जनसंख्या के अधिकार से भी देखे हैं, आधार से, है ना। हाँ इंसा ऐसे लिख दिया, ए से एशिया, पहला ए से देखिए एशिया हो गया, दूसरा ए से अफ्रीका हो गया, ई से यूरोप हो गया, एन से नॉर्थ अमेरिका हो गया, इस ए से एस ए से साउथ अमेरिका हो गया, एक ए से अंटार्कटिका हो गया, और सातवां सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो गया। गलती कहाँ होता, देखिए यहाँ होता, तीसरा, देख रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर यूरोप सबसे बड़ा, तीसरा बड़ा महाद्वीप है। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछता है तो नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, तब तो गलत हो जाता। तो 2 ट्रिक से हम लोग काम किए, आना सैया क्षेत्रफल के लिए, और आ इंसा आ। देखिए क्लियर, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
फिर हम लोग क्या सीखे, देखिए इतना चीज सीखे थे, लेकिन इस क्रम में नहीं पढ़ रहे थे, इसलिए हम लोग नहीं जान पा रहे थे। आना इंसा हो गया। अब महानगर को भी, ये महाद्वीप को भी, और महासागर को भी एक ट्रिक से हम लोग सीखे सीखे। अब देखते हैं महासागर के बारे में। देखिए ये 5 महासागर, इसको नया ट्रिक से हम लोग क्या सीखे थे, पैसा। तो पीसी, एसी और कार, अगर हम लोग पास पैसा होगा, ये पैसा 5 महासागर है, ये 5, ये 5 महासागर। और ये जो एक जो ट्रिक है, ये वाला, ये 5 के लिए, ठीक है, ये सागर है। अब इस ट्रिक को देखिए, हम लोग एक काम करते हैं। महाद्वीप क्लियर हो गया कि 2 भाग में, एक एरिया वाइज और एक पॉपुलेशन वाइज, हम लोग पढ़ लिए पिछले स्लाइड में। अब महाद्वीप जो स्थल था, तो जल भी तो था, जलमंडल। पृथ्वी जब बना तो स्थल और जलमंडल बना। जलमंडल 2 भाग में बट गया, एक महासागर और एक सागर। सागर जो है देश के नाम पर रहा, और इसको महा बोला गया। इसको ट्रिक हम लोग निकाले, पैसा। इसको अंग्रेजी में ऐसे लिख सकते हैं, PAI, है ना। और सागर को, अगर हम लोग पास पैसा होगा तो हम लोग पीसी खरीद सकते हैं, माने पर्सनल कंप्यूटर, एसी खरीद सकते हैं, एयर कंडीशन, कार भी खरीद सकते हैं। इस पांचों को अब हम लोग अगर दूसरे स्क्रीन पर देखिए, अगर महासागर को ऐसे हम लोग PAISA, सबसे बड़ा, दूसरा बड़ा, तीसरा बड़ा, चौथा बड़ा, इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे कि ये पैसिफिक हो गया, माने प्रशांत, दूसरा अटलांटिक, ऐसे, तीसरा इंडियन ओशंस, माने हिंद महासागर। अब बताइए इसको कितना आसान हो गया है रटना। सदर्न कॉन्टिनेंट, इसको अंटार्कटिका भी कहता है। ये 5वां, जो सबसे नीचे है ये चौथा, और सबसे ऊपर धरती में आर्कटिक है। अब बताइए, इस पैसा से हम लोग महासागर को याद रख लिए, यही सीखे थे। नहीं सीखे थे तो फिर से सीख लिए, और पिछले क्लास में जितना भी सिखाया गया है उसमें हम लोग चले गए। फिर हम लोग इस स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए 5 सागर और 5 महासागर और 5 सागरों को इस ट्रिक से कैसे जानेंगे, देख लीजिए। पी से पैसिफिक, देखिए पहला पी से पैसिफिक, अटलांटिक,
इंडियन ओशंस, आर्टिक, ये महासागर है। देख रहे हैं सब में महासागर महासागर लिखा। 5 महासागर को कैसे याद कर लिए? पैसा से। और पैसा अगर होगा तो हम पी खरीद सकते हैं, सी खरीद सकते हैं, माने पर्सनल कंप्यूटर। और देखिए जो सागर सब है वो सब देश के नाम पर, ठीक है। पी से फिलीपींस, सी से कोरल, अरब, सी से चाइना सी, कैरेबियन सी। पहले हम लोग ये जानेंगे कि बड़ा महासागर कौन है, सागर कौन है, तभी ना मैप में हम लोग पहचान पाएंगे और ज्योग्राफी को जान जाएंगे। जब हम लोग सोचिए कि महाद्वीप को जान गए, उसकी आकृति को जान गए, महासागर को जान गए, तो कैसे अर्थव्यवस्था बड़ा होगा, कैसे इतिहास में किसी नदी के किनारे कोई सभ्यता बसा होगा। अपने आप क्लियर हो रहा है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं हुआ होगा। अब देखिए 5 भाग में बांटा हुआ है। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए या फिर ध्यान रखिएगा यूट्यूब में छोटा छोटा वीडियो भी डालें। अब इसी से देखिए क्वेश्चन कैसे निकल पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? अभी तुरंत पकड़ लिए ना, 7वां सबसे छोटा कौन था? ये ऑस्ट्रेलिया। अब कैसे याद रखे थे, जरा याद कीजिए तो। आना, यही ना था? ए ए एन ए। एक से एशिया नहीं है, अफ्रीका नहीं है, नॉर्थ अमेरिका नहीं है, ये भी कट गया। सैया का एस ए, मतलब साउथ अमेरिका में नहीं है। इया, ई से यूरोप नहीं है। एक एक को ये याद रखना था, अंटार्कटिका, ये भी नहीं है क्योंकि क्योंकि वो तो छठा है, नहीं ये 5वां है। और सबसे लास्ट का ए कौन बच गया? और अकेला ऑस्ट्रेलिया। तुम काम आया कि नहीं आया? आना सैया, गाना होता तो हम लोग सीख जाते। कुछ गलत बात भी नहीं लिखे हैं। देखिए ए आ को हम ए आ नहीं लिख सकते, ना को ना नहीं लिख सकते हैं, सा को सा नहीं लिख सकते हैं, इया को इया नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। अब हम कहीं गलत हैं तो बोलिए, अगर कुछ गलत लगेगा तो माफ कीजिएगा। बोलिएगा क्या सर आप क्या क्या पढ़ा, ये सैया हुआ पढ़ा रहे हैं, गलत आदमी हैं आप। ऐसी बात नहीं है। सीखने के लिए कल होकर, इसलिए हम बता रहे हैं ना, आप लोग खुद से अपना ट्रिक निकालिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो ये कॉमन सेंस से भी हम लोग जानते हैं कि एशिया है ना, यही है। अब इसका तर्क को समझ, इसका तर्क देखिए, सूरज है, सूरज से ये भाग जो है बहुत नजदीक है, मतलब मानव के लिए सुटेबल नहीं होगा, मतलब अफ्रीका गया, साउथ अमेरिका गया। ये जो पोर्शन है ये सबसे सही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ताप भी किसका, इस सूरज का, मानव के अनुकूल होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि लैंड जो है रहने लायक, आदमी के लिए, इंसानों के लिए मैक्सिमम जगह है ना। अब ये और ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सूरज इतना दूर है यहाँ और यहाँ से कि यहाँ भी इंसान का रहना संभव नहीं। यही कारण है
नॉर्थ अमेरिका भी नहीं है नॉर्थ, तो सबसे सबसे सुटेबल जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन सा जगह हुआ? मैंने पूरा कॉन्टिनेंट एशिया, इसी में हमारा प्यारा भारत है। यही क्वेश्चन हम पहला पूछे थे ना कि भारत कहाँ है। अब सब समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। भाग गए सब क्या? कौन कौन है लाइव? बहुत लोग भाग गए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन में हम लोग सीखे किस गोलार्ध में जनसंख्या वृद्धि की संभावना अधिक है। यही ना क्वेश्चन है। जानेंगे कि उत्तरी गोलार्ध कौन है और दक्षिणी गोलार्ध कौन है, तो इसका क्वेश्चन आंसर अपने से निकल जाएगा। तो कोई भी मैप में हम बोले ना कि ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है, और इधर क्या होता है? पश्चिम होता है, और इधर पूरब होता है। अब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक भूमध्य रेखा बांट दिया। कल बताए थे, चलिए आज भी बता रहे हैं कि एक बीचों बीच रेखा है जिसको कि नाम दिया गया भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। उत्तर का भाग ये पूरा है, इसी को हम लोग कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। कहेंगे ना, क्योंकि ऊपर उत्तर है और आधा धरती के ऊपर का पूरा भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध। प्रश्न में पूछा जा रहा है किस गोलार्ध में जनसंख्या वृद्धि की संभावना भी। अब देखिए समझ में आने लगा कि धरती उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है, मतलब स्थलखंड है ना, स्थलखंड अधिक है, सूरज का ताप कम है, अनुकूल है, यहीं पे सबसे ज्यादा नदियां हैं। तो भारत वाला एरिया एशिया जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ा, तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि का संभावना अधिक है। और ये दक्षिणी गोलार्ध, देखिए धरती भी कम है, लैंड कम है, देख रहे हैं, ये तो पूरा बर्फ है। क्या है? बर्फ है, क्योंकि सूरज का रोशनी यहाँ पे बहुत टेढ़ा आता है। ये भी पूरा बर्फ है, लेकिन यहाँ संभावना अधिक है, इसलिए क्वेश्चन का आंसर निकल गया। समझ में तो आ रहा है? 1 घंटा से ज्यादा हो गया, बोलिए तो अब छोड़ दें। चलिए, अक्षांश की किस रेखा को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच में रेखा माना जाता है? पहले जानेंगे उत्तरी गोलार्ध कौन है, जो पिछले इसमें जाने क्वेश्चन में। देखिए, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा, लाइन दिख रहा है। ऊपरी भाग उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, जो लास्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन देखे। अब देखिए, जो धरती को ठीक बीचों बीच काट रहा है वो कौन रेखा कहलाएगा? भूमध्य रेखा कहलाएगा। इसमें कॉमन से बात है, यही है 0 डिग्री, यही है भूमध्य रेखा, यही है इक्वेटर लाइन, यही है बोलचाल के भाषा में भू मध्य। और रेखा है तो रेखा, भूमि को मध्य में जो रेखा काट रही है वही क्या है? भूमध्य रेखा। किस गोलार्ध में जनसंख्या वृद्धि की संभावना अधिक है? अभी इस क्वेश्चन को तो हम लोग देख चुके। कल हम लोग पढ़े थे, अब वही धरती जो पूरा बन गया, तो इसको देखे थे कैसे? जो धरती पर बीचों बीच एक रेखा काट रहा है, दिख रहा है लाल वाला, भूमि को दो बराबर भागों में काट रहा है, इसी को क्या कहेंगे?
भूमध्य रेखा, और इसी रेखा के समानांतर जो रेखा चल रहा है उसको क्या नाम दिया गया? अक्षांश। कल बताए थे, आज फिर से जो लोग नहीं देखे थे उसी को कहते हैं अक्षांश। हम बताए थे ना लास्ट यही। मान लीजिए एक कोई चेहरा है, जस्ट इमेजिन कि कोई, कल बताए थे ऐसे, ये थोबड़ा है जो आप लोग के बीच में सबसे सुंदर है। कोई बोला हट कोई सुंदर नहीं, इसको ऐसे ऐसे करके काट दिया। क्या हो गया? हट क्यों गया? लगता है गुस्सा हो गया। उस चेहरा को छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे। ये मान लीजिए चेहरा धरती है, ठीक है? उसको ए बी सी डी ई एफ, ये जो रेखा है ना, जो ऐसे ऐसे कट रहा है, इसी को हम लोग अक्षांश मान लिए। और ये एक माना हुआ रेखा, एकदम काल्पनिक। ये क्या है? काल्पनिक है। ये क्यों बनाया गया बताते हैं। अब दूसरा, ऐसे ऐसे अगर इस मैप को काट दिया जाए या एक थोबड़ा को काट दिया जाए, तो ये पीला वाला लकीर जो ऊपर से नीचे आ रहा है, 1 से 2, 3 से 4, 5 से, तो जो सीधे लकीर में, इसको समझिए ये थोबड़ा ही पृथ्वी है, ये पृथ्वी ही जिसके अंदर में सब मैप है। तो ऊपर से जो सीधा रेखा काटना, ठीक है, तो इसको हम लोग देशांतर कहें, ठीक है? यहां तक आप लोग समझ गए? जो सोया हुआ लकीर है वो अक्षांश है। देखिए इस क्लियर में हो गया। अगर ये पृथ्वी है तो बीच से जो लकीर काट रहा है धरती को बीचों बीच, वो क्या है? भूमध्य रेखा है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े। तो हम लोग रेखा को जानेंगे तभी ना बताएंगे कि कर्क रेखा पर। कल के क्लास में यही बताए हम कि जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है, और नीचे जो है दक्षिण की ओर ये मकर है। कितना डिग्री था? 23.5 डिग्री। और ये भी 23.5 डिग्री, लेकिन ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है? अब समझ में आ रहा है सब क्वेश्चन? कि जो पैरेलल है ऐसे ऐसे, वो अक्षांश है। और इसको हम यहीं तक कल बताए थे, जिन लोग का छूटा था वो देख लेगा, और यहीं से कल के क्लास में हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही है ना? तो मैंने हम लोग अक्षांश को और देशांतर को समझ लिए। तो पूरा समझ में आया कि पृथ्वी कैसे बना, और हम लोग सूरज से चले धरती बना, धरती में जो जो परिवर्तन हुआ से लेकर जो ये धरती है उसमें कौन आकृति कहाँ है उसको हम सब समझ गए। महाद्वीप को स्थल कहे, स्थल जल को महासागर कहे, है ना? और इसको जो बीच से लकीर काट रही है उसको अक्षांश कहे, और ऊपर से जो लकीर काट रही है उसको देशांतर कहे। यहीं तक पढ़े हम लोग। अब आप लोग को नहीं लगता है कि ये कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा? चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू।